हेलो एवरीवन। आज हम छठी कक्षा की विज्ञान की कार्य पुस्तिका में अध्याय 9 सजीव एवं उनका परिवेश में दिए गए प्रश्नों को अच्छे से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं अध्याय 9 सजीव एवं उनका परिवेश। और इसमें यहाँ पर दिया है पहला क्वेश्चन कि तुम्हारे आसपास अनेक वस्तुएं हैं, जैसे पेंसिल, बत्तख, रबड़, कुर्सी, टेबल, पेड़, कुत्ता, बिल्ली, पंखा, कार, गाय, कंप्यूटर। इनमें से कौन सी सजीव है व कौन सी निर्जीव लिखो। तो सजीव और निर्जीव वस्तुएं हमें लिखनी हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि सजीव और निर्जीव होती क्या है। सबसे पहले सजीव के बारे में जानिए कि जिन भी चीज़ों में जीव होता है, जी होता है, जो जीवित होती हैं, जो चलती फिरती हैं, जो खाना खाती हैं, घूमते फिरते हैं, वो सजीव वस्तुएं होती हैं और चलती फिरती हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर सजीव जो है वो चलता फिरता है। जैसे कि पेड़ मान लेते हैं हम, पेड़ सजीव है लेकिन चलता फिरता नहीं है। ठीक है। अब जैसे यहाँ आगे निर्जीव है, इसमें कि निर्जीव क्या होती है, जिसके अंदर जी नहीं होता है, जीव नहीं होता है, जो मृत होते हैं, यानी कि जिनमें जी ना हो, वो होते हैं निर्जीव। तो अब एक बार हम यहाँ पर देखते हैं कि सजीव वस्तुएं कौन कौन सी हैं। सजीव में आ गया बतख, पेड़, कुत्ता, बिल्ली, गाय। और निर्जीव है पेंसिल, रबड़, कुर्सी, टेबल, पंखा, कार, कंप्यूटर। ये सांस भी नहीं लेते हैं, चलते फिरते भी नहीं हैं, इन्हें खाने के लिए भी कुछ नहीं चाहिए, है ना। ये निर्जीव चीज़ें हैं। आगे क्वेश्चन है कि वो कौन कौन से गुण हैं जो सजीवों को निर्जीवों से अलग करते हैं। तो इसमें है कि सजीव सांस लेते हैं, सजीव को भोजन की आवश्यकता होती है। तीसरा है सजीव वृद्धि करते हैं, यानी बढ़ते रहते हैं। आगे है कि सजीव प्रजनन करते हैं, यानी बच्चे पैदा करते हैं। और सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है कि क्या कार सजीव है। कार में सजीवों के समान कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। यहाँ हम लिखेंगे कि कार सजीव नहीं है। कार पेट्रोल डीजल का भोजन के रूप में लेना कह सकते हैं, यानी कार में भोजन के रूप में पेट्रोल डीजल डाला जाता है। कार गति भी करती है, दौड़ती भी है, यानी गति करना दौड़ना भी कह सकते हैं, लेकिन कार सजीव नहीं है। अब इसी तरह से आगे है सेकंड क्वेश्चन कि नीचे कुछ पौधों के नाम दिए गए हैं, इनमें से जल में उगने वाले व जमीन पर उगने वाले पौधों के नाम छांटकर सारणी में भरो। अब यहाँ पर देखिए, एक साइड में दे रखा है, ये है जलीय पौधे और यहाँ पर है स्थलीय पौधे। तो जलीय पौधों में कौन कौन से आ जाते हैं। जलीय पौधे में एक है कमल, यानी जो जल में पैदा होते हैं, एक है जलकुंभी और एक है सिंघाड़ा। और यहाँ पर सिंघाड़ा में बिंदु भी आएगा। ठीक है। अब आगे है स्थलीय पौधे, ये है गुलाब, सरसों, गेहूँ। अब आगे आ जाता है इसमें तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है कि नीचे कुछ जंतुओं के चित्र दिए गए हैं, इनको पहचान कर इनके नाम लिखो। तो अब यहाँ पर देखिए, ये जंतु दिए गए हैं, इनके नाम हमने यहाँ लिख दिए हैं। ये है ऊंट, हाथी, कछुआ, भालू, ये है ऑक्टोपस, ये है गाय। और अब यहाँ पर देखिए, ये है मछली, ये खरगोश, चीता और ये है मेंढक। आगे यहाँ पर है कि इनके अलावा और जंतुओं के नाम लिखो जिनको तुम पहचानते हो। तो इसमें आ जाता है शेर, हिरण, भैंस, नीलगाय, बिल्ली, गधा, घोड़ा, बकरी इत्यादि। अब इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन है कि इन्हें नीचे दिए गए आधार पर अलग अलग छांटो, यानी स्थल पर रहने वाले जीव बताने हैं कौन कौन से हैं। धरती पर स्थल पर जो रहते हैं वो बताने हैं। तो उसमें आ जाता है हिरण, घोड़ा, शेर, बिल्ली, नीलगाय, बकरी, भैंस आदि। और यहाँ पर आगे दिया है जल में रहने वाले जीव, इसमें आ जाती है मछली, केकड़ा, दरियाई घोड़ा, ऑक्टोपस आदि। और तीसरे हैं स्थल और जल दोनों में रहने वाले जीव, इसमें मेंढक है, मगरमच्छ और सांप। ये जल में भी रह सकते हैं, ये स्थल पर भी रहते हैं।
अब आगे है यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन कि प्रकृति ने प्रत्येक जीव को अपने आवास व परिवेश के अनुसार अपनी सुरक्षा के लिए कुछ विशेष शारीरिक विशेषताएं प्रदान की है। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बताओ कि ये कहाँ पाए जाते हैं। उस स्थान विशेष में रहने के लिए इनके शरीर में क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं, ये है ध्रुवीय भालू। ध्रुवीय भालू को अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के लिए होनी चाहिए और इनके बाल सफ़ेद होते हैं, सफ़ेद बाल, फिर भी त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत, चौड़े पंजे व बड़े होते हैं जो बर्फ़ में चलने में सहायक होते हैं। अब आगे आ जाता है, यहाँ पर देखिए मेंढक की दिखाई गई है। तो मेंढक के 4 पाँव होते हैं और पिछले 2 पैर बड़े होते हैं जो लंबी उछाल में सहायक होते हैं। अगले व पिछले पैरों में पादागुलिया जो है वो तैरने में सहायक होती हैं। अब आगे इसी तरह से यहाँ पर दी गई है नागफनी। ये देखिए बच्चों, ये नागफनी है। नागफनी के पत्ते कांटों के रूप में होते हैं, तना मोटा होता है, मोमी परत से ढका होता है जिससे पानी की हानि कम होती है, यानी इन्हें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। अब आगे है मछली। मछली का शरीर धारा रेखीय व चिकने शल्कों से ढका होता है। चपटी पूंछ होती है जो तैरने में सहायक होती है। आगे है यहाँ पर याक। याक के शरीर को गर्म रखने के लिए शरीर लंबे बालों से ढका होता है। अब इसी तरह से यहाँ पर ऊँट दिखाया गया जो मरुस्थल में रहता है। मरुस्थल का जो है जहाज़ माना जाता है, ऊँट कहा जाता है इसे। ऊँट के पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। मूत्रोत्सर्जन की मात्रा कम तथा मल शुष्क व पसीना भी कम आता है। आगे है यहाँ पर कमल। यह एक जलीय पौधा है, जल में रहने वाला है। कमल के तने लंबे, सीधे और खोखले होते हैं तथा पानी के नीचे कीचड़ के चारों ओर फैलते हैं। कमल हमेशा कीचड़ में होता है, पैदा होता है। आगे क्वेश्चन है यहाँ कि गर्मी व सर्दी में हम अलग अलग तरह के कपड़े क्यों पहनते हैं। तो इसका कारण है कि गर्मी में हल्के रंग के तथा सूती वस्त्र पहनते हैं जो ऊष्मा को परावर्तित करते हैं और पसीना ज़्यादा सोखते हैं। सर्दियों में ऊनी तथा गहरे रंग के वस्त्र पहनते हैं जो ऊष्मा के अच्छे अवशोषक हैं और हमें सर्दी से बचाते हैं। अब यहाँ पर इसी तरह से नेक्स्ट है कि हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ जैसे आँख, नाक, त्वचा, खाल, कान, जीभ पाए जाते हैं। जैसे ही कोई वस्तु शरीर से स्पर्श करती है, इसकी सूचना उस अंग से होकर मस्तिष्क तक पहुँचती है। इसके पश्चात मस्तिष्क उस अंग को हटाने या उसका सामना करने को प्रेरित करता है। कांटे के चुभने का प्रभाव उद्दीपन कहलाता है और कांटे के चुभने के बाद पैर हटाना अनुक्रिया कहलाती है। यानी बच्चों, जब भी हम एकदम से हमें कांटा चुभ जाता है तो पैर एकदम से हटाते हैं, है ना। जो कांटे के चुभने का प्रभाव था वो उद्दीपन कहलाएगा और एकदम से हम पाँव हटाते हैं तो वो होती है अनुक्रिया। अब इसमें इसने कहा है कि क्या होता है। किसी पक्षी की तरफ कदम बढ़ाने पर पक्षी उड़ जाता है। धूल भरी हवा आने पर सांस लेने में कठिनाई होती है। अब इसी तरह से आगे यहाँ पर है कि छुई मुई के पौधे को हाथ लगाने पर पत्तियाँ मुरझा जाती हैं। गर्म बर्तन को हाथ लगाने पर हाथ को जल्दी से पीछे खींचना होता है, एकदम से पीछे खींच लेते हैं हम, है ना। अपने पसंदीदा व्यंजन की खुशबू आने पर मुंह से लार टपकने लगती है, मुंह से लार आने लगती है और रात को अचानक लाइट जलने पर आंखें खुल जाती है। अब इसमें है कि नीचे लिखे वाक्यों में सही या गलत बताओ एवं गलत वाक्य को सही करके पुनः लिखो। तो यहाँ पर हम इसमें देखेंगे सभी कथन जो दिए गए हैं। किसी भी आवास विशेष में रहने के लिए सजीवों के विशिष्ट लक्षण अनुकूल कहलाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। आगे है यहाँ पर कि सुई चुभने पर हाथ हटाना उत्सर्जन की क्रिया है, ये गलत है। ये उत्सर्जन की नहीं, उद्दीपन की क्रिया है, ऐसे इसमें लिखेंगे हम। आगे है कि डॉल्फिन एवं व्हेल वात छिद्रों द्वारा सांस लेते हैं। ये वात छिद्रों द्वारा नहीं, ये गिल या क्लोम द्वारा सांस लेते हैं, ऐसे आना है। तो इसे भी क्रॉस कर देंगे और सही इसको लिखना है आपको दोबारा से।
आगे है पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक बनाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, इसे टिक कर देंगे। अब इसी तरह से आगे यहाँ दिया है सभी जो सजीव प्रजनन करते हैं यानी बच्चों को जन्म देते हैं, प्रजनन के द्वारा अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं। अलग अलग जंतुओं में प्रजनन का ढंग अलग अलग होता है। कुछ अंडे देते हैं जिनसे बच्चे निकलते हैं तथा कुछ बच्चे पैदा करते हैं। अब यहाँ पर 2 पिक्चर्स दे रखी है, यहाँ पर देखिए बच्चों, ये देखिए अंडे दे रखे हैं इस पक्षी ने, ये घोंसला दिखाया गया है, ये पक्षी ने अंडे दे रखे हैं और इन अंडों में से सेम जैसा ये पक्षी दिखाया गया है वैसा ही पक्षी इन अंडों में से निकलेगा। इसी तरह दूसरी तस्वीर दिखाई गई है, ये गाय की है और गाय ने इस बच्चे को जन्म दिया है, इस बछड़ा कहते हैं। तो ये बिल्कुल जो है बछड़ा गाय के जैसा बड़ा होकर सेम इसी तरह की गाय बन जाना है। तो अब यहाँ पर आगे इसी पर आधारित क्वेश्चन है कि अपने आसपास पाए जाने वाले 5 अंडे देने वाले तथा 5 बच्चे देने वाले जीवों के नाम लिखो। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे अंडे देने वाले जीव, जिसमें है कछुआ, बत्तख, सांप, मुर्गी और छिपकली। और यहाँ पर है बच्चे देने वाले जंतु और इसमें आ जाता है गाय, बिल्ली, बकरी, मनुष्य और भेड़। अब यहाँ आगे क्वेश्चन है कि पौधे भी जंतुओं की तरह प्रजनन करते हैं, लेकिन उनके प्रजनन के तरीके भिन्न भिन्न हैं। कई पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं, कई पौधे अपने शरीर के भागों से ही नए पौधे उत्पन्न करते हैं। समझ में आ गया? प्रजनन करने का अलग अलग तरीका है। कई पौधों के तो हम बीज उगाते हैं और फिर वो पौधे बन जाते हैं, लेकिन कई पौधे क्या होते हैं कि उनके शरीर के भाग को ही जो है दूसरा पौधा उससे बन जाता है। जैसे गुलाब का फूल का उदाहरण हम ले सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर इसने देखिए फोटो भी दिखाई गई है, ये पत्थर चट्टा है। पत्थर चट्टा में पत्ती से कायिक प्रजनन हुआ है और यहाँ पर ये बीज से दिखाया गया है, बीज के पौधे का बनाना ये लैंगिक प्रजनन है यहाँ पर। और पत्थर चट्टा जो है पत्ती से ही ये जो है वो पौधा बन जाएगा। अब आगे आ जाती है यहाँ पर क्रियाकलाप की चित्र में दिखाए अनुसार 4 प्यालों में थोड़ी थोड़ी रुई लो, हर प्याले में 3-4 चने के बीज डालो। अब हम देखिए एक बार, ये रोशनी है, सूर्य की धूप पड़ रही है इस पर, ये प्याला लिया गया है और इस प्याले में क्या है 4 प्याले लिए गए हैं, थोड़ी थोड़ी रुई भी ली गई है, हर प्याले में 3-4 चने के बीज डाले। तो जो पहला प्याला है इसमें पहले प्याले में पानी डालो और देखते रहो कि रुई सूख ना जाए, इसके लिए समय समय पर पानी डालो और गर्म जगह जैसे रसोई घर में रखो। दूसरा प्याला है ये जैसे ये दिखाया गया है, पहले प्याले की तरह ही इसमें भी रुई सूखने ना पाए, इसके लिए समय समय पर पानी डालो और ठंडी जगह जैसे रेफ्रिजरेटर में रखो। यहाँ पर देखिए इसे गर्म जगह में रखा गया है, ये है इसे जो है रेफ्रिजरेटर में यानी ठंडी जगह में रखा गया है। लेकिन तीसरा जो ये प्याला लिया गया है इसमें बिल्कुल पानी मत डालो और धूप में रखो। यहाँ पर इसमें पानी नहीं डाला गया, धूप में रख दिया गया है। और जब ये प्याला चौथा प्याला है, इस प्याले में इतना पानी डालो कि रुई के ऊपर रखे हुए बीज भी पानी में डूब जाए और इसे भी धूप में रख दो। यहाँ पर देखिए ये वाला 4th प्याला है ये, इसे क्या किया है प्याले में इतना पानी डाल दिया है कि रुई के ऊपर रखे हुए बीज भी पानी में डूब गए और इसे धूप में रख दिया। अब क्या करना है, इनका अवलोकन करना है। थोड़े दिन तक अवलोकन करो एवं निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। किस प्याले के बीजों में अंकुरण शुरू हुआ? प्याला नंबर 4 में। यहाँ पर देखिए ये अंकुरित दिखाया गया है, चने का बीज अंकुरित हो रहा है ये। अब इसने कहा है कि अब तुम सोचो कि बीज को अंकुरित होने के लिए किन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। उसके लिए सूर्य के प्रकाश की व नमी की आवश्यकता होती है। अब आगे है यहाँ पर नेक्स्ट कि तुम भी अपने घर में चने के बीज का अंकुरण तथा आलू के अंकुरण को करके देखो तथा इनका चित्र भी बनाओ। तो यहाँ पर देखिए ये अंकुरित जो है वो दिखाया गया है। यहाँ पर बीज लिया गया है चने का और ये फूटने के बाद ये मूल अंकुर इस तरह से हो गया। फिर ये आगे धीरे धीरे बढ़ते रहे, ये ऊपर प्रांकुर जो है इसके आ गए हैं, प्रांकुर से ये फिर तना बन गया है और ये एक जो है पौधा बन गया है अंकुरित। यहाँ पर ये जड़ें दिखाई गई हैं, ये इसकी जड़ें हैं, ये बीज का अंकुरण दिखाया गया है इसमें।
तो बच्चों आपको भी इसी तरह का चित्र बना देना है। और ये पाठ जो है आज यहीं पर ख़त्म हो रहा है। नए पाठ में के लिए जो है नई वीडियो बनाऊंगी और फिर उसमें मैं आपके लिए नया लेसन लेकर आऊँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।